तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बाओपिंग और उसके साथियों को सुई डायनेस्टी में बेवजह तंग किया जा रहा और इसका बस एक ही रीजन था, जो है इनकी डायली डायनेस्टी और सुई डायनेस्टी की आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती। तो यूलू ने सीधे जाकर सुई डायनेस्टी के ऑफिशियल चांगिंग की काफी बुरी तरह से धुलाई कर दी, मगर तभी मास्टर साइजिंग ने वहाँ आकर यूलू को बुरी तरह से घायल कर दिया। सो ये सारे मसले हल करने के लिए हमारा करामती जैंग वहाँ पर पहुँच चुका था। उसने आते साथ ही मास्टर साइजिंग के साथ फाइट की। भले ये फाइट कम और जलीलियत ज्यादा थी। जैंग ने उसे तरह तरह की बातें सुनाकर ह्यूमिलेट किया और अभी दोनों अपनी फाइनल मूव को एक्टिवेट करके एक दूसरे को खत्म करने की फिराक में थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें स्मॉल टाउन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर मास्टर जी शंग लिनहुआ के फादर लियांग से मिलने आए थे। दरअसल मास्टर लियांग ने हाल ही में एक बंदी की पिटाई की थी और इसी सिलसिले में मास्टर जी शंग उनसे मिलने आए हैं। लियांग बताते हैं कि उस बंदी ने मेरी बीवी को काफी बुरी तरह से जलील किया, उस पर हाथ उठाया और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर जी शंग कहते हैं कि वो लोग तो अपने एंसेस्टर की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्होंने अपने ही एंसेस्टर हॉल को बुरी तरह से डिमोलिश किया, इसलिए मैं तुम पर सवाल उठाने नहीं आया, बल्कि मैं तो बस तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। और हाँ, तुमने उस बंदी के साथ जो कुछ भी किया वो पूरी तरह से सही था। वेल यहाँ पर लियांग हेजिटेट होते हुए कहने लगे कि मेरे पास तो अच्छी वाइन भी नहीं जिसे मैं आपके लिए ऑफर कर सकूं। जिस पर जीशंग कह रहे थे कि अरे तुम फिक्र मत करो, जवानी के दिनों में तो मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग शराब पी थी, तो मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग शराब पीने की आदत है। जिसके बाद उन दोनों ने चीयर्स किया। और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आकर हम सुई डायनेस्टी के एम्परर को देख पाते हैं। वो सुई अकेडमी के एल्डर से पूछने लगे कि बताइए क्या आप मेरे पास कोई खबर लेकर आए हो। तो बंदा कहने लगा कि अकेडमी के मास्टर खुद ही आपसे मिलकर सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। जिस पर एम्परर कहते हैं कि चांगिंग हमारे कोर्ट का मेंबर था और उसे बुरी तरह से मारा गया, लेकिन फिर भी मास्टर शाओडोंग चाहते हैं कि मैं खुद वहां जाकर उनके सामने माफी मांगू। और उतने में वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी, जो देखते साथ ही एम्परर का सर्वेंट मास्टर गुई वहां पर पहुंच चुका था। साथ ही वहां पर एक धमाके के साथ आवाज गूंजने लगी कि बताओ सुई डायनेस्टी का एम्परर कहाँ पर है। अब उसके ऑरा को देखते साथ ही एम्परर एल्डर गुई से पूछने लगे कि बताइए ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है, मैं इसके लेवल को जानना चाहता हूँ। तो एल्डर गुई कहने लगा कि ये बंदा 9वीं रेल्म का कल्टीवेटर है, यानी कि ये एक पावर हाउस होगा। इससे निपटने के लिए मुझे हमारी कैपिटल की ड्रैगन ऑरा की भी जरूरत पड़ेगी। तो एम्परर ने एल्डर गुई को तुरंत ही परमिशन दे दी और अब एल्डर गुई लियांग से मिलने के लिए पहुँच गया। वो कह रहा था कि जब स्मॉल टाउन में हमारी मुलाकात हुई थी तब तो मुझे लगा ही नहीं कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होंगे। खैर अगर तुम हमारी सुई डायनेस्टी के एम्परर से मिलना चाहते हो तो तुम्हें मेरे हाथों 3 पंचेस खाने होंगे। अगर इन 3 पंचेस में भी तुम मेरे सामने खड़े रहे तो समझ जाओ तुम ये मुकाबला जीत गए और फिर तुम हमारे एम्परर से मिल सकते हो। जिस पर लियांग कह रहे थे कि 3 पंचेस में तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, क्यों ना तुम 2 पंचेस मेरी तरफ से गिफ्ट ले लो, तुम मुझ पर 5 पंचेस हिट कर सकते हो। और अगर उसके बावजूद भी मैं अपनी जगह पर बरकरार रहा तो फिर तुम्हें भी मेरे हाथों के पंचेस खाने पड़ेंगे। जिसके लिए एल्डर गुई भी तुरंत ही राजी हो गया। वो सीधे जाकर एल्डर लियांग पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है। उस पंच में इतनी पावर थी कि वहाँ की फ्लोर भी टूटकर बिखरने लगी, मगर लियांग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एल्डर गुई ने पीछे हटते हुए वहाँ की फ्लोर को डिस्ट्रॉय करके लियांग पर पत्थरों से अटैक किए, मगर फिर भी ये बंदा तो अपनी जगह पर कायम था। उन पर तो पत्थरों की बारिश हो गई, लेकिन बंदा अपनी जगह से नहीं हिलता। जो देखते साथ ही एल्डर गुई ने अपनी पावरफुल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन पर जोरदार हमला कर दिया। इस हमले के बाद लियांग का तो पता नहीं, लेकिन सुई डायनेस्टी की आर्मी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। इतना ही नहीं, एल्डर गुई के हाथ में भी दर्द होने लगा। लियांग उससे कहते कि तेरा एक पंच अभी भी बाकी है, तो जल्दी से आकर उसे भी डिलीवर कर दे, क्योंकि उसके बाद अटैक करने की बारी मेरी होगी। जो सुनते साथ ही एल्डर गुई ने सभी सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से जाकर मेन गेट को डिफेंड करो, आज तुम्हारा एल्डर इस बंदे के साथ थोड़ा सा मजा करेगा। जो सुनते साथ ही वो सारी सिपाही टूटी फूटी हालत में वहाँ से रवाना हो गए और इस बार एल्डर गुई ने सीधे जाकर लियांग पर अपनी जोरदार लात हिट कर दी, मगर लियांग तो उनके पाँव को ही मरोड़ देता है। अब ये देखकर एल्डर गुई का ईगो हर्ट हो चुका था, इसलिए वो काउंटिंग भूलकर सीधे लियांग पर कई सारे मुसलसल हमले करने लगा। तो मास्टर लियांग ने भी उस पर काउंटर स्ट्राइक हिट करना शुरू कर दी। ये दोनों एक दूसरे पर पागलों जैसे अटैक कर रहे थे। इनकी मूव इतनी तेज रफ्तार से थी कि हवा भी इनके सामने शर्मा जाए। वल यहाँ पर गुई के साथ फाइट करते हुए लियांग कहने लगे
कि मैंने डाली डायनेस्टी के सेकंड प्रिंस जैंग का भी मुकाबला किया था, और सच बताओ तो तुम प्रिंस जैंग के नाखून बराबर भी पावरफुल नहीं। इतना कहते साथ ही वो एल्डर गुई को एक ड्रैगन पिलर पर पटक देते हैं, मगर गुई समय रहते साइड में हट चुका था और तब तक एल्डर लियांग ने उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे एल्डर गुई बुरी तरह से घायल होकर पीछे हट जाता है। लेकिन इस बार तो ड्रैगन पिलर लेकर सीधे लियांग पर कूद चुका था, तो लियांग ने यहाँ पर ड्रैगन पिलर पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे वो पत्थर का बना हुआ पिलर अपने आप शटर हो जाता है। इतना ही नहीं, वही सेम पंच गुई के मुंह पर भी छप चुका था, जिससे तो बंदा न जाने कितनी ही सारी दीवारें तोड़ते हुए पीछे की तरफ घसीटा गया। और अब लियांग एम्परर से कहने लगा कि मैंने तेरे मास्टर की तो वाट लगा दी, अगर तुझे लगता है कि मैं अभी भी तुझसे मिलने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ तो अपने दूसरे मास्टर्स को भी भेज सकता है। मैं उन सब की पिटाई लगाऊंगा और फिर उसके बाद तेरे साथ मुलाकात होगी। लेकिन सुई डायनेस्टी के एम्परर को पता था कि एल्डर गुई इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। एल्डर गुई ने अपनी आर्मी की पावर्स को इकट्ठा करते हुए वहाँ पर एक ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया। न जाने कितने ही सारे गोल्डन ड्रैगन्स ने लियांग पर अटैक करना शुरू कर दिए थे, और अब उन ड्रैगन्स ने सीधे जाकर स्टोन पिलर में एंटर कर लिया, जिसके एक्टिवेट होते साथ ही वहाँ पर कई सारे डेटी फॉर्म अपीयर हो गए। वह इसे ही कहा जाता है द ग्रेट ड्रैगन फॉर्मेशन। उन सभी डेटीज ने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग शील्ड फॉर्म कर ली थी। वह इधर ही सब चल रहा था और इस फॉर्मेशन का असर सीधे जैंग पर हुआ। वो साइजिंग पर हमला करने की फिराक में था, लेकिन अचानक से ही घायल होकर नीचे आ जाता है। खैर जैंग ने तो ठान लिया था कि वो इस बंदे को सबक जरूर सिखाएगा, और साथ ही यहाँ पर जैंग को पता चला कि ड्रैगन फॉर्मेशन एक्टिवेट होने की वजह से उसकी गोल्डन कोर रेल्म वाली पावर अब सप्रेस हो गई। वो सीधे 8वीं रेल्म पर पहुंच चुका था, यानी कि उसकी 2 रेल्म की पावर कम हो गई। साथ ही उसे पता चला कि जरूर से लियांग की पावर्स को सप्रेस करने के लिए ही इस ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया गया। जिसके बाद वो दोबारा से अपने उसी फनी अंदाज में साइजिंग से कहने लगा कि तुम्हारे इस दादाजी के पास काफी सारे ट्रेजर्स हैं, इसलिए तुम खुद को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करना, वरना बेवजह मारे जाओगे। और अब यहाँ पर जैंग ने अपनी शतरंज वाले फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया, जिसका हर एक पीस साइजिंग को कूटने के लिए उसकी तरफ रवाना हो जाता है। इधर लियांग ने देखा कि सारे डेटीज मिलकर उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर लियांग की भी पावर से एक राउंड से कम हो गई थी, अब वो 8वीं लेवल पर पहुंच चुके हैं। मगर एल्डर गुई पर इस फॉर्मेशन का कोई असर नहीं हो रहा था, और ना ही उसकी पावर सप्रेस हुई, क्योंकि यहाँ पर उसने 9 गॉड मेथड का यूज किया था, जो कि एक मिलिट्री की स्ट्रेटेजी होकर कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज की जाती थी। और अब यहाँ पर एल्डर गुई अपनी ड्रैगन की पावर्स का शो ऑफ करते हुए कहने लगा कि भले ही हमारी सुई डायनेस्टी डाली डायनेस्टी जितनी पावरफुल नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुंह उठाकर हमारे एम्परर से मिलने चले आओगे। तुम हमारी यहाँ आकर बदतमीजी नहीं दिखा सकते। और उतने में लियांग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन रिलीज हो गया, उसकी पावर भी काफी हद तक बढ़ चुकी थी। और अब यहाँ पर उसने लियांग पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिससे वहाँ का सारा फ्लोर ही उखड़ गया था। वो लियांग से कहता है कि हम सुई डायनेस्टी के लोग हमारी इज्जत की काफी ज्यादा फिक्र करते हैं, रेपुटेशन से ज्यादा बढ़कर हमारे लिए कोई चीज नहीं। जिस पर लियांग कहते हैं कि मेरे साथ डील करने के लिए तुम्हें अपनी पावर्स को बढ़ाना पड़ा, साथ ही मेरी कल्टीवेशन रेल्म को भी सप्रेस किया गया, इसलिए तुम रेपुटेशन की बातें ना करो तो बेहतर होगा। जो सुनते साथ ही एल्डर गुई ने बड़े गुस्से में आकर लियांग पर पंचेस हिट करना शुरू कर दिए। यहाँ पर उसकी पावर बढ़ चुकी थी। वो लियांग की पिटाई करते हुए कहने लगा कि अगर तुझे हमारे एम्परर से मिलना है तो पहले इस फॉर्मेशन को ब्रेक करके दिखा। मुझे पता है कि तेरी इतनी औकात नहीं, इसलिए अब जल्दी से मेरे सामने अपना सिर झुकाकर रिस्पेक्ट पेश कर। जो सुनते साथ ही लियांग ने गुस्से में आकर उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, मगर गुई तो अपने गोल्डन ड्रैगन के साथ दोबारा से वापिस आ चुका था। वो लियांग पर अटैक करते हुए कहने लगा कि तू 9वीं रेल्म का मामूली सा कल्टीवेटर है, लेकिन फिर भी तेरी इतनी मजाल कि तू हमारी सुई डायनेस्टी में आकर केओस मचाए। ये तेरे बाप का घर नहीं बल्कि हमारा एम्पायर है। वेल इस मोमेंट में गुई ने लियांग पर अपना पूरा डोमिनेंस साबित कर दिया था, और इसी मोमेंट पर उन्हें अपने बच्चे की याद आने लगी। लिनहुआ काफी ज्यादा मासूम है और वो कभी किसी को बुली नहीं करता, लेकिन सुई डायनेस्टी में आने के बाद उसे काफी ज्यादा तंग किया गया था, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो बच्चा डाली डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और इसी वजह से लियांग ने अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए गुई के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। गुई उससे कहने लगा कि तुम में जरा सी तो अकल होनी चाहिए, तुम्हें पता है कि तुम शेर की गुफा में घुस चुके हो। तुम्हारे जैसे दूसरे कैपिटल के लोगों ने यहाँ आने के बाद अपना सिर झुकाकर बात करनी चाहिए, लेकिन तुम हो कि यहाँ पर अपनी दादागिरी चला रहे। तो लियांग उससे कहते हैं कि मेरा बेटा लिनहुआ काफी ज्यादा सेंसिबल है, वो कभी किसी के साथ बेवजह लड़ाई झगड़े नहीं करता, मगर फिर भी यहाँ आने के बाद उसे हर रोज तंग किया गया। ये सोच कर कि उसके पीछे किसी का
का सपोर्ट नहीं। शायद ये मेरी ही हार होगी जो मेरे होते हुए मेरे बेटे को इस तरह से बुली किया गया। ये बात सुई डायनेस्टी का एम्परर भी जानता था, लेकिन फिर भी उसने किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया। सो अगर आज तेरा ये एम्परर मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं तेरी सुई डायनेस्टी को क्रश कर दूंगा। यहाँ पर एल्डर गुई सीधे उस पर एक पंच हिट करने रवाना हो गया, लेकिन उसने देखा कि लियांग की पावर तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ड्रैगन फॉर्मेशन के होते हुए ये पॉसिबल नहीं था। और तभी लियांग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए गुई को काफी पीछे ढकेल देता है। वो कह रहा था कि मैं एम्परर के सामने जस्ट इसकी मांग करने आया हूँ, जिस पर एल्डर गुई कह रहा था कि सुई डायनेस्टी की अपनी एक शान है, तुम्हारे जैसे मामूली लोग हमारे एम्परर से मिल नहीं सकते। मगर कोई नहीं, आज तुम्हें पता चलेगा कि सुई डायनेस्टी की इंपीरियल डिग्निटी दिखती कैसे है। हमारी सुई डायनेस्टी का थंडर तुम पर कहर बन के बरसने वाला है। और इसी दरमियान उन सभी डेटीज ने मिलकर लियांग पर अपना हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया ताकि ये बंदा पूरी तरह से सप्रेस हो जाए। वही दूसरी तरफ एम्परर को पता चल गया था कि सुई एकेडमी के मास्टर उनसे मिलने पहुंच चुके हैं। वही दूसरी तरफ लियांग कह रहा था कि शायद एम्परर के पास कोई जवाब नहीं, इसलिए तो वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि एम्परर की आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो कि वो यहाँ की नोबल फैमिलीज पर कोई एक्शन नहीं लेता। वेल यहाँ पर लियांग अपना पूरा दम लगाते हुए स्टेप बाय स्टेप उस फॉर्मेशन के टॉप की तरफ आगे बढ़ने लगे। उसे पता था कि इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के बाद ही उसे एम्परर से मिलने का मौका मिलेगा। इन पलों में उसे सेंट जीशांग की कई बातें याद आने लगती है। सेंट जीशांग ने लियांग को बताया था कि तुम्हें देखकर मुझे मेरे एक भाई की याद आती है, वो भी तुम्हारी जैसा ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जब वो अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालता तब वो स्ट्रॉन्गर बनता। जिस पर लियांग कहते कि अफसोस की बात है कि मेरे पास कोई तलवार नहीं। तो मास्टर जीशांग कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास तलवार नहीं तो तुम अपने मुक्कों का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारे पंचेस भी किसी तलवार से कम नहीं होंगे। सब इन्हीं सारी बातों को याद करते हुए एल्डर लियांग सीधे उस फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो गुई से कह रहे थे कि मैं 9वीं राल्म का कल्टीवेटर हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरे सामने कोई रिस्पेक्ट पेश नहीं की, इसलिए अब मैं इस 9वीं राल्म को भी ब्रेक करूंगा। और अब यहाँ पर सीनियर लियांग काफी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे और सरप्राइजिंगली वो 9वीं लेवल के पिक पर पहुंच चुके थे, यानी कि उन्होंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। और अब वो सीधे उन डेटीज के पास चले जाते हैं। वो उनसे कह रहे थे कि जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, और फिर उन्होंने उस फॉर्मेशन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। ये मुक्का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उस फॉर्मेशन की धज्जियां उड़ गई। इतना ही नहीं, उनकी इतनी जबरदस्त एनर्जी रिलीज हो रही थी कि उसकी चपेट में आकर वो सारे डेटीज भी शैटर हो गए। दरअसल ये जीत एक कल्टीवेटर की नहीं थी, बल्कि एक फादर की थी, जो कि अपने बेटे की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। वेल यहाँ पर हम लियांग के मास्टर को भी देख पाते हैं, जो कि स्मॉल टाउन के एल्डर यांग हैं। वो भी स्मॉल टाउन में बैठकर ये सब देख रहे थे और उन्हें आज अपने डिसाइपल पर प्राउड फील हुआ। यहाँ पर एल्डर लियांग खुश होते हुए कहने लगे कि शायद सेंट जीशांग को पहले से ही पता था कि जब मैं अपने मुक्कों का यूज करूंगा तभी मेरे ब्रेक थ्रू के चांसेस हैं, और इसी वजह से तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक वॉरियर को अपनी काबिलियत डिफाइन करने के लिए तलवार की जरूरत नहीं होती, इसके लिए तो बस उसका एक मुक्का ही काफी है। इतना ही नहीं, सीनियर लियांग तो 9वीं राल्म के पिक से सीधे 10वीं लेवल पर पहुंच चुके थे। वो कहते वाओ, 10वीं लेवल पर जाने के बाद मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा। इतनी खुशी तो मुझे लिनहुआ के प्लेट से चिकन का लेग पीस चुराने में भी नहीं मिलती थी जितनी की आज मिली है। साथ ही सेंट जीशांग ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे बेटे लिनहुआ को सबसे ज्यादा पावरफुल तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा। आगे चलकर वो होगा एक जेंटलमैन। उसका कैरेक्टर उसके बाप से 1% से भी कम नहीं होगा। जो सुनते साथ ही सीनियर लियांग ने उनका शुक्रिया अदा किया। और यही सारी बातें सोचकर सीनियर लियांग कहने लगे कि सेंट जीशांग, एक दिन जरूर से हमारी मुलाकात होगी और उस दिन हम बढ़िया सी वाइन पियेंगे। और उसी वक्त एल्डर गुई एक बार फिर से उस पर पंच हिट करने पहुंच चुका था, लेकिन इस बार लियांग ने उसका हाथ मरोड़ते हुए उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। ये पंच इतना ज्यादा जबरदस्त था कि वहाँ पर पूरी तरह से तबाही मच गई। वहीं दूसरी तरफ ज़ैंग भी समझ गया कि लियांग अब एम्परर से मिलने वाला है, इसलिए वो भी साइजिंग से कहने लगा कि अब तुम्हारे साथ फाइट करके इस एंसेस्टर को बोर हो रहा, तो क्यों ना किसी और दिन तुम्हारी धुलाई की जाए। और इतना कहते साथ ही ज़ैंग वहाँ से रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ लियांग से मिलने के लिए सुई एकेडमी के मास्टर पहुंच चुके थे। उससे कहते हैं ग्रैंड मास्टर,
मास्टर, मैं यहाँ पर आपके बेटे लिनहुआ के बारे में बात करने आया हूँ, तो क्यों ना आप मेरे साथ सुई डायनेस्टी के एम्परर से मिलने चले। और अब हमें सीधे सुई डायनेस्टी के एम्परर दिखाए जाते हैं। लियांग उनसे कहते हैं कि आपके चमचे ने मुझे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन मैंने तो उसकी बैंड बजा दी। मैं इतना तो जानता हूँ कि सुई डायनेस्टी का फाउंडेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अगर सभी लोग एल्डर गुई जैसे निकम्मे निकले तो फिर यहाँ पर मेरे बेटे को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता। ऊपर से मेरे बेटे को नोबल फैमिलीज के बच्चों ने काफी ज्यादा तंग किया, उसकी बुरी तरह से पिटाई की, जिस पर एम्परर कहते हैं कि अगर आप चाहो तो मैं सारी नोबल फैमिलीज को एकेडमी में इनवाइट करता हूँ और फिर वो सभी लोग लिनहुआ के सामने अपना सिर झुकाकर माफी मांगेंगे। जिस पर लियांग कहते हैं कि लिनहुआ पर छोटे बच्चों ने अटैक किया था, ना कि उनके माँ बाप ने, इसलिए नोबल फैमिलीज को वहाँ पर बुलाने का कोई मतलब नहीं बनता। जो सुनते साथ ही एम्परर कहने लगा कि आप तो काफी ज्यादा समझदार हो, मेरे ख्याल से मैंने आपसे पहले ही मिल लेना चाहिए था। बेचारे एल्डर गुई ने बेवजह मार खाई। आपकी जैसे पावरफुल मास्टर्स रहमदिल भी हो, ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा रेयर मिलता। तो सीनियर लियांग कहते कि ना, मैं कोई मास्टर नहीं, मैं तो बस एक मामूली सा कल्टीवेटर हूँ। अगर मास्टर बोलना है तो सीनियर शाओदांग को बोलिए, जो कि सुई एकेडमी में टीचिंग का काम करते हैं। और अब हमें एम्परर और शाओदांग के दरमियान का एक सीक्रेट डिस्कशन दिखाया गया। एम्परर उनसे पूछते हैं कि बताए मैं इस मसले को हल कैसे करूँ। शाओदांग उनसे कहते हैं कि आप एक काम करो, नोबल फैमिली के सभी सीनियर्स को पैलेस में इनवाइट करो और उन सभी को लियांग के सामने माफी मांगने का हुक्म दीजिए। जिस पर एम्परर गुस्से में कहने लगे कि शायद आप यही चाहते थे कि एक दिन मैं सारी नोबल फैमिलीज के सामने खुद को जलील कर लूं। तो मास्टर शाओदांग कहते हैं कि सच बताओ तो मुझे पता ही नहीं था कि लिनहुआ का फादर इतना ज्यादा पावरफुल होगा। अगर ये बात मुझे पता होती तो शायद मैं पैलेस में पहले ही आकर इस केओस को होने से ही रोक लेता। जहाँ तक मैं जानता हूँ लियांग एक राइचियस बंदा है और एक राइचियस बंदे ने अपनी हर एक एक्शन पर नजर रखनी चाहिए। अगर वो कुछ गलत करे तो उसने खुद की गलतियों को भी केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। वेल मास्टर जब इस सारी टीचिंग की बातें बता रहे थे कि तभी उतने में वहाँ पर गोल्डन स्पेल रिलीज होने लगे। वो एम्परर से कहते हैं कि मेरी एकेडमी में जो भी बच्चा आएगा वो हमेशा राइचियसनेस को ही फॉलो करेगा। हमारे स्कॉलर्स कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वो एक ऐसी पाथ पर चलेंगे जहाँ पर उनका माइंड नर्चर हो और इसी तरह से आगे चलकर वो बनेंगे यंग जनरेशन के पावरफुल कल्टीवेटर्स, चाहे वो सुई डायनेस्टी हो या डाली डायनेस्टी हो। मेरा काम है टीचिंग करना और मैं उसे पूरे दिल से करूंगा। जो सुनते साथ ही एम्परर ने उनके सामने सिर झुका दिया। और अब अगली सीन में हम देखते हैं कि नोबल फैमिली के सारे बच्चे लिनहुआ के सामने सिर पटक पटक कर माफी मांग रहे, साथ ही साथ उनके लिए ढेर सारे तोहफे भी लाए गए थे। इतना ही नहीं, चांगिंग लिनहुआ के सारे क्ले फिगर्स लेकर आया था। तो लिनहुआ फटाफट से उस बॉक्स को लेते हुए इन बच्चों से कहने लगा कि आइंदा से कभी कोई मुझे बुली नहीं करेगा। और इतना कहते साथ ही लिनहुआ वहाँ से भाग निकला। इधर चांगिंग उन बच्चों से कहने लगा कि तुम अभी भी अपना सिर ऊपर नहीं उठाओगे। लिनहुआ यहाँ पर है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप से माफी मांगते रहो। वही दूसरी तरफ लिनहुआ काफी ज्यादा मायूस था। वो कहता है कि घर पर मेरे पेरेंट्स मुझे प्रोटेक्ट करते थे और शायद आज ही सभी लोग चिनपिंग की वजह से मेरे सामने माफी मांग रहे। पता नहीं मैं इतना कमजोर क्यों हूँ जो हमेशा लोग मुझे बुली करते। इस बार तो मेरी वजह से मेरे सारे दोस्त भी पीटे गए। इस बात का हमेशा मुझे अफसोस रहेगा। और अब सीन शिफ्ट होकर हम साइजिंग को देख पाते जो कि जैंग के हाथों मार खाने के बाद घर आकर खाना खा रहा था। और उतने में सीनियर लियांग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। साइजिंग कहता है कि पता नहीं यहाँ पर हो क्या रहा, एक और पागल मेरे हाथों पीटने के लिए चला आया है। मगर हैरत की बात तो ये थी कि साइजिंग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि सीनियर लियांग ने उस पर हेवी प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया है। और अब वो साइजिंग के मुंह के पास अपना पंच ले जाते हुए पूछने लगे कि क्या तू ही साइजिंग है। मगर वो अपना पंच डिलीवर कर पाई इससे पहले ही साइजिंग डर के मारे कहने लगा कि ना मेरा नाम साइजिंग तो बिल्कुल नहीं। तो अब उसकी झूठ बोलने की वजह से सीनियर लियांग ने उस पर और भी कड़क मुक्का मार दिया। वेल इस एक ही मुक्के में साइजिंग के घर की ऐसी की तैसी हो गई थी। अगर ये पहले ही सच बता देता तो शायद इतनी जोर से मार नहीं पड़ती। अब अपना एक मुक्का डिलीवर करने के बाद सीनियर लियांग वहाँ से जाने लगे। मगर तभी साइजिंग ने उनके सामने एक डायलॉग मारा। वो कह रहा था कि अगर दम है तो दोबारा मेरा मुकाबला कर। जो सुनते साथ ही लियांग ने बस गुस्से में आकर अपने पावर्स को रिलीज किया और यही देखकर साइजिंग के सुर ताल बदल गए। वो कह रहा था ना मैं तुम्हें वापस आने के लिए नहीं बोल रहा, दरअसल मैं तो उस व्हाइट कपड़ों वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसने बेवजह मेरे साथ लड़ाई की थी। प्लीज आप यहाँ से तशरीफ ले जाए, मैं आपके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा। सो इस तरह से साइजिंग का घमंड भी अब चकनाचूर हो चुका है। और अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि लिनहुआ के पेरेंट्स उससे मिलने पहुंच चुके। उनके वहाँ आते साथ ही लिनहुआ तो काफी जोर जोर से रोने लगा। वो कई दिनों से अपनी फैमिली को मिस कर रहा था, तो उनके इस सरप्राइज विजिट से लिनहुआ काफी ज्यादा खुश हो गया। वेल यहाँ पर हमें
हमें लिनहुआ की सिस्टर दिखाई गई, जो कि लिनशुआ को काफी ज्यादा पसंद है। मगर जैसे उस बंदी पर जैंग की नजर पड़ी, वो उसे देखकर चाटे मारने का इशारा करने लगी। तो जैंग कहता है, पता नहीं इन हसीनाओं की क्या प्रॉब्लम है, मेरा चेहरा देखते साथ ही इन्हें चाटे मारने का मन करता। वहीं दूसरी तरफ लिनहुआ अपने पेरेंट्स को सारी चीजें दिखाने लगा। वो बताता है कि इसमें से कुछ ट्रेजर चेनपिंग के है और कुछ माउंटेन गॉड ने दिए थे। सच बताओ तो मुझे चेनपिंग बहुत ज्यादा अच्छा लगता, उसी की वजह से हमें बहुत ही एक्सपेंसिव होटल में स्टे करने का भी मौका मिला। जो सुनते साथ ही लिनहुआ की मदर उससे पूछने लगी कि क्या ये चेनपिंग काफी ज्यादा पैसे वाला है, जिस पर लिनहुआ कह रहा था, मदर आप तो हमेशा पैसों के ही पीछे रहती, दरअसल इस दुनिया में पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर। अब मेरे फादर को ही देखो, कितने ज्यादा गरीब है, लेकिन उन्होंने हमेशा आपको बर्दाश्त किया। सच बताओ तो आपने उनकी इज्जत करना शुरू कर देनी चाहिए, वरना बेवजह वो मेरे लिए कोई नई माँ लेके आएंगे। सो इस तरह से लिनहुआ अपने फैमिली के साथ काफी अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। जब उसकी मदर और सिस्टर शॉपिंग करने गई, तब लिनहुआ ने अपने फादर के सामने वाइन पेश की। वो कह रहा था कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैंने इसे आपके लिए ही संभाल के रखा था। जो सुनते साथ ही लियांग को काफी ज्यादा हंसी आने लगी। लिनहुआ उन्हें बताता है कि मैंने चेनपिंग के साथ एक लंबा सफर तय किया। रास्ते में हमारे साथ कई सारे इंसिडेंट हुए, जिनसे मुझे पता चला कि दुनिया इवल लोगों से भरी पड़ी है। और तभी जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि आप कितने ज्यादा अच्छे इंसान हो, आपने हमेशा अपनी फैमिली का ध्यान रखा। पहले तो मुझे लगता था कि आप हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं करते, इसलिए तो मैंने माँ के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढना भी शुरू किया था। वेल उसकी बातें सुनकर सीनियर लियांग को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वो लिनहुआ से कहते हैं कि चलो ये जाम पीकर मुझे खुश कर दो। तो लिनहुआ ने फटाफट से उस वाइन को गटक लिया। लिनहुआ उनसे कह रहा था कि मैं चाहता हूँ आप 2-4 दिनों के लिए यहीं पर रुक जाएं। सुई डायनेस्टी काफी ज्यादा खूबसूरत है, भले आपके पास शॉपिंग के लिए पैसे नहीं होंगे, लेकिन सिटी को एक्सप्लोर करना पूरी तरह से फ्री है। और अब यहाँ पर लिनहुआ को वाइन का नशा होने लगा। वो कहता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तब आपके लिए सारी चीजें खरीद लूंगा, मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊंगा जिससे आपको मुझ पर प्राउड हो। वेल यहाँ पर लियांग इमोशनल होते हुए कहने लगे कि मेरा बेटा मेरी काफी ज्यादा फिक्र करता है, इतनी खुशी तो मुझे 10वीं रेल्म पर पहुँचने के बाद भी नहीं हुई थी। और अब यहाँ पर लियांग उससे कहने लगे कि मैं काफी लंबे अरसे से तुम्हारे नेचुरल टैलेंट और पोटेंशियल को सप्रेस कर रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से अब तुम्हारी पावर्स को हाइड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। इतने दिनों तक मुझे लगा था कि तुम्हें सेफ रखने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज मैंने अपना इरादा बदल दिया। और इतना कहते साथ ही लियांग ने अपनी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए लिनहुआ की मेरिडियंस को ओपन कर लिया, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। गाइस स्मॉल टाउन के हर एक बंदे के पास कोई न कोई एबिलिटी जरूर होती, और आज लिनहुआ की एबिलिटी भी अनलॉक हो गई थी। वेल इस नजारे को जैंग ने भी देख लिया था। वो कहता है कि शायद लिनहुआ की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी निकली, उसे तो बिना कुछ करे ही आसमान से फॉर्चून हासिल हो गया। और फिर उसने गुस्से में आकर शिव पर एक बुक फेंक के मारी। वो उससे कह रहा था कि तुम एक नंबर की लूजर हो जो अपनी अपॉर्चुनिटी को क्लेम नहीं कर रही, अगर हमेशा ऐसी ही रहोगी तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला, तुमने उस यूलू से सीखना चाहिए। उसने तो ब्रेक थ्रू करने के खातिर साइजिंग का मुकाबला किया, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। इनफैक्ट उस बंदे ने तो एक तीर में 2 निशाने मारे। उसने साइजिंग पर हमला करके चेनपिंग पर एक एहसान किया। चेनपिंग को तो यही लगेगा कि यूलू ने इन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए साइजिंग के साथ मुकाबला किया था, और हो सकता है कि आगे चलकर वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बने। और वैसे भी मैंने सबको बता दिया है कि तुम मेरे डिसाइपल हो, इसलिए अब तुम्हारी मदद करने में मुझे कोई हर्ज नहीं। और इतना कहते साथ ही जैंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यूलू पर लगे हुए ड्रैगन नेल को हटा दिया, यानी कि अब इस बंदी की ड्रैगन पावर अनलॉक हो चुकी थी। तो फटाफट से जैंग का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन जैंग ने बदले में उसे एक जोरदार लात जड़ दी। वो शियू से कह रहा था कि अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है उस पर मेरा अधिकार होगा। तो शियू कंफ्यूज होकर उस कमरे से बाहर आ गई। उसे लग रहा था कि शायद जैंग उस पर बुरी नजर डाल रहा, और उसका ये थॉट जैंग ने भी सुन लिया था। वो तो काफी जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम मेरे मास्टर चेनपिंग की बीवी बनना चाहती हो, लेकिन ऐसा तो होने से रहा। तो शियू भी शर्म के मारे वहाँ से भाग जाती है। इधर जैंग कह रहा था कि मैंने तुम्हारे बाइंडिंग ड्रैगन नेल को तो हटा दिया, अब देखते ही तुम कितने आगे जा पाओगी। और उतने में एक बुक सीधे आकर जैंग के चेहरे पर पटक गई। उस बुक से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी, और साथ ही वहाँ पर जैंग को कुछ विजन्स नजर आते हैं। दरअसल वहाँ की हर एक चोटी पर एक मास्टर था। वेले सभी लोग टाओइज्म के सेंट थे, और उतने में उसे चेनपिंग की भी झलक नजर आई। जैंग तो चेनपिंग को वहाँ देखते साथ ही सीधा घुटनों पर आ गया, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि उसका मास्टर ऊंचाइयों को छूने वाला है। तो जैंग उसके सामने अपना सिर झुकाते हुए कहने लगा कि इस डिसाइपल की रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए।
लीजिए। और अब सीन शिफ्ट होकर हम चेन पिंग को देख पाते हैं जो कि अपने पंचिंग की प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं पर शाओटोंग अभी भी उसे इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। उसने फटाफट से अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए चेन पिंग के सामने एक लड़की दिखाई। वो कह रहा था कि अगर आप मुझे एक गोल्ड स्टोन गिफ्ट दे दो तो ये लड़की सीधे आपके बिस्तर पर आएगी। बेचारी चेन पिंग को समझ नहीं आ रहा था कि इस पाइथन में इतनी थरक कहाँ से आ गई। और उतने में ये लोग देखते ही कि वहाँ पर स्नोफॉल होना शुरू हो गई। तो ये लोग स्नोफॉल से बचने के लिए केव में ठहर जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक मास्टर अपनी सर्वेंट के साथ पहुँच गया। पाइथन चेन पिंग को बताने लगी कि इस बंदी की बॉडी से मुझे काफी स्ट्रॉन्ग डिमोनिक ऑरा महसूस हो रही है। वेल, इस मास्टर का नाम था बाइजे और उसकी सर्वेंट है किंगयून। बाइजे चेन पिंग से कह रहा था कि हम इस बर्फ में आगे ट्रैवल नहीं करना चाहते, तो अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो हम इस केव में रुकना चाहेंगे। तो चेन पिंग ने भी इसके लिए इजाजत दे दी। और थोड़ी देर में बाइजे ने नोटिस किया कि चेन पिंग का इमॉर्टलिटी ब्रिज ब्रोकन है। वो चेन पिंग से कहने लगा कि तुम्हारी इमॉर्टलिटी ब्रिज को रिपेयर करना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये हो सकता है अगर तुम किसी दूसरी पाथ पर चलना शुरू करो। और इतना कहते साथ ही बाइजे अपने सर्वेंट को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में उसने किंगयून के थॉट्स को पढ़ लिया था। दरअसल ये बंदी उस ग्रेट वॉल को ब्रेक करना चाहती है जो कि डीमंस को इस दुनिया से अलग रखती थी। इसलिए वो गुस्से में आकर किंगयून पर अपना हेवी प्रेशर रिलीज करते हुए उसे पनिश करने लगा, जिसमें किंगयून बुरी तरह से घायल हुई थी। बाइजे उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम डीमंस और ह्यूमंस के दरमियान इंटरफेयर करो। अगर हमारा पुराना बॉन्ड नहीं होता तो मैं कब का ही तुम्हें खत्म कर देता। वहीं दूसरी तरफ चेन पिंग को अपने बुक में एक पर्ची मिली। उस पर एक लेटर लिखा हुआ था और जैसे ही चेन पिंग ने वो लेटर जमीन पर दोहराया वहाँ पर एक सील एक्टिवेट हो गया। बाइजे भी इस चीज को नोटिस करता है और उतने में सेंट जीशंग उसके सामने आ गए। बाइजे उनसे कहता है कि जब मुझे तुमसे मिलना था तब तो तुम मेरे सामने नहीं आए, तो आज यूँ अचानक से यहाँ पर आने का क्या मकसद। जिस पर सेंट जीशंग कहते हैं कि चेन पिंग एक ह्यूमन है और आप हो डीमन लॉर्ड। मैं नहीं चाहता कि आप फिलहाल चेन पिंग पर कोई अटैक करो। फ्यूचर में ह्यूमंस और डीमंस की बैटल होगी। उस वक्त अगर आप चाहो तो चेन पिंग का मुकाबला कर सकते हो। और इतना कहते साथ ही सेंट जीशंग वहाँ से गायब हो गए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम चेन पिंग के दोस्त लिन शियांग को देख पाते हैं। गाइस, इस बंदे को हमने सीजन 1 में देखा था। इसने बड़े ही कम वक्त में अपनी तलवारबाजी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था और उसकी इस तलवारबाजी से साइजुन नाम का बंदा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन ये बंदा लिन शियांग का दुश्मन था। उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारी जैसी स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ, तो हो सकता है आगे चलकर हम दोनों के रास्ते एक दूसरे से क्रॉस हो जाए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।